नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी पूरी दुनिया भर में मशहूर है और इसको लोग तरह तरह से कैलकुलेट करते हैं, तरह तरह से इसके बारे में लोग टेक्निक्स का प्रयोग करके बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी के रहस्य क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्या जी। वान्या जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी, मुझे एस्ट्रो तक पर इनवाइट करने के लिए। तो आज का विषय बहुत खास है। न्यूमरोलॉजी में आप सब जानते हैं कि मूलांक क्या है, लकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, मूलांक भाग्यांक सब लोग निकाल लेते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी मूलांक भाग्यांक तक ही सीमित है या इसके आगे भी जो है चीज़ें हैं? और जैसे कि हमने देखा कि किसी का मान लीजिए कि मूलांक 1 है और किसी दूसरे आदमी का भी मूलांक 1 है, तो क्या उन लोगों की सारी बातें सेम होंगी, उनकी सारी करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी? वान्या जी से समझते हैं। वान्या जी, मान लीजिए कि दो लोगों का मूलांक एक ही हो, एक ही नंबर हो, 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो क्या उन लोगों की जो जीवन की स्थिति है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, लगभग एक जैसी होगी? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय प्रवीण जी को एंड जय श्री राम। तो आज के हम इस पॉडकास्ट में आप लोगों से बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ मूलांक और भाग्यांक तक सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड भी अंक ज्योतिष में हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन जो प्रवीण जी ने हमसे पूछा कि अगर दो इंसान का अगर मूलांक सेम है या लेट से आपका भाग्यांक सेम है तो क्या पूरी कैलकुलेशन सेम आएगी? यहाँ पर मेरा जो उत्तर है वो है कि नहीं आएगी, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि जैसे 1-10 नंबर जो 10 से बना है और 1-10 का जो अंक 19 से बना है, इनकी कैलकुलेशन यहीं पर चेंज हो जाएगी। 10 नंबर में जो एनर्जी होती है ये क्यूमुलेटिव होती है। 60% एनर्जी आपकी 1 की आएगी, 40% एनर्जी आपकी 0 की आएगी। हालांकि अंक ज्योतिष में 0 नहीं लेते हैं, 1 to 9 की कैलकुलेशन होती है, लेकिन 0 का इम्पैक्ट भी हमारी जिंदगी में आता है। 0 का मतलब होता है रिवर्स गियर। जिंदगी जहां से शुरू हुई वहीं पर ही लाके खत्म कर देता है। इंसान बहुत ऊपर जाता है लेकिन फिर से बैक वो रिवर्स आ जाता है। इसके बाद अगर मैं 19 नंबर की बात करती हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। 19 नंबर में 60% एनर्जी 1 की आती है, 40% एनर्जी 9 की आती है, तो ये क्यूमुलेटिव हम लेते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली बहुत मैटर करती है, आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं वो मैटर करते हैं, उच्च नीच की पद्धति मैटर जो बहुत करती है, आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट आपके सिग्निफिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपकी दशा भुक्ति और अंतरा क्या कह रहा है वो भी मैटर करता है, आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, कौन से कोऑर्डिनेट्स आपके जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सा इवेंट कब घटित हो रहा है, तो बहुत सारे और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ मूलांक भाग्यांक तक सीमित नहीं है। आप लोग जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए। आज हम आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस करना सिखाएंगे कैसे आप अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स देखते हैं एंड आई एम श्योर अभी तक आपको मूलांक भाग्यांक निकालना आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक लाइन में मैं वो भी आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि वो हमारा मूल अंक है। हमारी जो जर्नी होती है वो मूलांक से भाग्यांक तक होती है। ये एक रूट और एक सोल की जर्नी होती है। मूलांक होता है मूल होता है जड़ होता है रूट। तो जो आपका रूट नंबर है, आपकी जो यात्रा है वो आपके मूल से लेकर आपके भाग्य तक जाती है। इस यात्रा में आप मूल से चलते हैं और भाग्य पर खत्म होते हैं, जहां आपका भाग्यांक आपको सपोर्ट करने लगता है जब आपकी एज जो है 30 ईयर्स के ऊपर आ जाती है। एक सिंपल सी डेट ऑफ बर्थ अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर 11 नवंबर 2011 है तो 11 का टोटल जो है 2 पर आएगा। 1 + 1 2 बनता है। हालांकि 11 मास्टर नंबर है, इन जनरल हम इसे टोटल नहीं करते, बट फिर भी मैं आपको डेट को टोटल करना सिखा रही हूँ। किसी का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ तो 1 + 3 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, अपने पेन पेपर साथ साथ लेते जाइए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते जाइए। किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 है, खाली आप 21 तारीख को जन्मे हो तो 2 + 1 3 आ जाएगा। सिंपल मूलांक। अब भाग्यांक 12, सपोज हमने 11 नवंबर 2011 लिया तो भाग्यांक कैसे निकालेंगे? 11 नवंबर का 2 आ जाएगा, नवंबर का भी फिर से 2 आ जाएगा और 2011 का क्या आ जाएगा? 4।
तो ये टोटल कितना आ गया 8, 2 + 2 + 4 विच इज 8। फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आप सपोज लगा लो 21 नवंबर 2011, तो 21 का 3 बन गया, नवंबर का 2 बन गया, 2011 का 4 बन गया। तो 3 + 2 + 4 कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 + 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, इस व्यक्ति का जो भाग्यांक है वो 9 पर आएगा। सिंपली डेट का टोटल एंड मूलांक होता है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो होता है वो आपके लाइफ में आपका भाग्यांक होता है। अब आगे चलते हैं। क्या लाइफ सिर्फ मूलांक भाग्यांक तक है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस और भी बहुत सारे होते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा अपनी रिसर्चेस में, बहुत सारी चीजें देखी कि व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स प्रवीण जी है ही नहीं जी। तो ये नंबर्स, लेकिन फिर भी इंसान जो है, सपोज मीडिया के जो 2 नंबर हैं 2 और 6, इंसान बहुत अच्छा कर रहा है मीडिया में, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा कर रहा है, पर उसकी डेट ऑफ बर्थ में ना 2 है ना 6 है। तो आप इसको कैसे करेंगे मेजर? इसमें जैसे मैं एक अभी हाँ आपकी बात सुन रहा था, तो आपने जो दोनों एग्जांपल दिए उसमें 11 नंबर बार बार आया। तो क्या आपकी लाइफ में 11 नंबर ज्यादा घूमता है या 11 नंबर 11 आपकी लाइफ में ज्यादा है? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि कुछ नंबर से आपको अटैचमेंट होती है, वो नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखते भी हैं, आप अपनी वाणी में भी उन नंबर्स को बहुत ज्यादा लाते हो, आपको कभी वो मोबाइल में दिखने लग जाते हैं, आपको कभी घड़ी में दिखने लग जाते हैं। ये पूरा एंजेलिक नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम पूरा कभी लेंगे कि एक पूरा 1 से लेकर 9 तक अगर रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं तो उसके हमारी लाइफ में क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। मैंने जैसे कि वान्या जी, मैंने देखा है कई जगह कि नंबर पीछा करते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कि आप 11 नंबर दोनों एग्जाम्पल में, कभी नवंबर कभी 2011 आप बोल रही थी। तो मैंने ये देखा है कि कई बार नंबर पीछा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर है, तो वो नंबर जब उसकी मैरिज की डेट होती है उसमें भी वो मिल जाता है। बच्चों की बर्थ डेट, जब उनके बच्चों का जन्म होता है, तो सवाल पूछा। मैं यहीं पर ही आपको एक बात बताती हूँ कि जब एक फैमिली होती है तो आप कभी, बहुत बार 99% हमारे जो रिसर्च होती है, जो जितने भी हम केसेस देखते हैं, तो यहाँ पर या तो फादर और सन का डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, एक का वो मूलांक होगा, दूसरे का वो भाग्यांक होगा, या मदर या बच्चे का सेम होगा, या हस्बैंड वाइफ का कम कॉमन देखा हमने, लेकिन मदर और बच्चों का या फादर और बच्चों का या वाइफ और हस्बैंड का भी कोई कोई नंबर कॉमन होते हैं। कितने सारे ऐसे चार्ट होते हैं जब पूरी फैमिली का, जब हमने कैलकुलेशन निकाला तो पूरी फैमिली में 1 2 3 नंबर ही डोमिनेटिंग थे। तो कॉमनैलिटी होती है, सेम नंबर्स आते हैं और वो नंबर्स हमारे लिए फायदा भी करते हैं। हमें उन नंबर्स को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर ये नंबर मुझे बार बार दिख रहा है तो मुझे क्यों दिख रहा है। और बहुत बार एक और केस पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर है, नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, एंड प्रवीण जी लोग मिसिंग नंबर रेमेडीज करने लग जाते हैं दुनिया भर की। पर आप पहले ये चेक तो कर लो कि कहीं वो हिडन नंबर, शैडो नंबर तो नहीं है, आपको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा हो। ओवर एक्टिवेशन भी नंबर्स की बुरी है। अगर प्लैनेट कुंडली में अच्छा नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। आप प्लीज ऐसे रैंडमली रेमेडीज मत कीजिए, पहले आप चीजों को समझिए कि क्या ये प्लैनेट सच में मेरी कुंडली का योग कारक ग्रह है, कहीं वो प्लैनेट जो है मारक तो नहीं, कहीं वो प्लैनेट जो है बाधक तो नहीं। आप तो वान्या जी, इसका मतलब ये क्या ज्योतिष और जो अंक ज्योतिष है दोनों कनेक्टेड है? आपने मारक बाधक जो है बताया, क्योंकि हम लोग जैसे मारक देखते हैं कि दूसरा घर और 7वां घर मारक होता है, तो और न्यूमरोलॉजी से क्या इसका संबंध है? ये आपस में कनेक्टेड है? इसका ऐसे संबंध है कि लेट से एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसको अपना नेम जो है, सपोज उसके चार्ट में जो उसका मारक ग्रह है वो बुध है। अब मैंने उसका नेम उठा के दे दिया 5 पर, पता चला उसका बुध वक्री भी है, उसका बुध नीच भी है, उसका जो बुध है वो मारक ग्रह भी है। तो अगर मैंने उसको उस नेम पर उसका नाम सेट कर दिया तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो कुंडली और न्यूमरोलॉजी दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि आप लोग रैंडमली वेग कुछ भी नंबर्स मत उठाओ, प्लीज गेट योर कुंडली चेक्ड और अपना कृष्णमूर्ति पद्धति से भी देखो कौन से कोऑर्डिनेट्स, कौन सी दशा भुक्ति अंतर चल रही है। हर नेम की भी एक एज होती है, अगर आप नेम भी चेंज करा रहे हो भी सकता है कि आपको वापस उस नेम पर आना पड़े, आपके पुराने नेम पर, जब आपका गोल जो है वो फुलफिल हो जाए। हो सकता है किसी को लाइफ में आपकी दशा भुक्ति अंतर वो चल रही है, उस टाइम पर वो इवेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपका गोल चेंज हो जाए, आप कुछ और अचीव करना चाहते हो, तो फिर
फिर से आपका नेम का रीजनरेशन होगा, या हो सकता है बैक टू आप प्रीवियस नेम भी चले जाओ। तो हर चीज का एक लॉजिक होता है, आप लॉजिक के हिसाब से चलो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा है, क्या वो आपको सच में बेनिफिट करेगा अगर आप उस पर लेके आते हो, अगर आप उस अपने मोबाइल नंबर को उस पर लेके आ रहे हो, आप अपने नेम को उस पर लेके आ रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हिडन नंबर और शैडो नंबर एक बहुत अच्छा चीज मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि खाली मूलांक भाग्यांक तक लाइफ नहीं होती है, इसके बियॉन्ड भी जो है लाइफ होती है। जो हमारी डेट होती है और जो हमारी मंथ होती है, अगर इसको आपने टोटल किया, अभी हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी 11 नवंबर, तो 11 नवंबर में 11 हमारी डेट थी, नवंबर हमारा मंथ था, तो दोनों 11-11 थे। इनको ऐड करा था हमने, क्या बना था 2 + 2 4, तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट नंबर, जो आपकी डेट और मंथ का आता है। तो आप लोग भी जल्दी से कैलकुलेट कर लो कि आपका अचीवमेंट नंबर क्या बना और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए लिख के कि क्या बनता है डेट और मंथ। एक और ले लें, जैसे 21 दिसंबर लिया तो 3 + 3 6 आ गया, तो यहाँ पर अचीवमेंट नंबर क्या बन गया आपका 6 बन गया। अब 6 डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, 21 दिसंबर है, लेकिन फिर भी 6 आप देख लेना आपकी लाइफ में कितना मेजर रोल प्ले कर रहा होगा। तो हिडन नंबर भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो हिडन नंबर यही होते हैं मैडम, जो मतलब डेट और मंथ को ऐड किया जाए तो ये हिडन नंबर बनता है। ये एक्चुअली अचीवमेंट नंबर बनता है, बट मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर 1 और 2 12 दिसंबर, तो इसमें 3 हिडन नंबर आ गया प्रवीण जी। 12 से 3 बन गया, ये मेरा मूलांक भी है पर ये मेरा हिडन नंबर भी आ गया। और दिसंबर में 12 से 3 जो है ये भी मेरा हिडन नंबर आ गया, क्योंकि 3 डायरेक्ट तो मुझे मिल नहीं रहा। और जो डेट और मंथ को ऐड करके आता है उसकी टर्मिनोलॉजी है अचीवमेंट नंबर, उसको हम लाइफ में अचीवमेंट नंबर कहते हैं। एक और नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिस दिन पर आप पैदा हुए हो, जो डे ऑन विच यू आर बॉर्न। सपोज अगर मैं ट्यूसडे को पैदा हुई हूं तो मेरे लिए 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूसडे जो है मंगल का अंक है और वो 9 का अंक है। तो आप ये भी देख लेना कि इस नंबर का इंपैक्ट आपकी पूरी जिंदगी रहता है। तो ये नंबर क्या इसको क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजी की? इसकी कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बांटा गया। पहला था डे ऑन विच यू आर बॉर्न, दूसरा था आपका सन साइन, और तीसरा था आपका बैक बेंचर नंबर। बैक बेंचर नंबर आपका शैडो नंबर भी होता है, और न्यूमरोलॉजी से आप बहुत अच्छे प्रोफेशंस कैलकुलेट कर सकते हो। बैक बेंचर नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के 2 नंबर का टोटल का सिंगल डिजिट। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पैदा हुआ 1923 में, तो 23 जो है यहाँ पर आपको बैक बेंचर नंबर है। 23 को ऐड करना है, लेकिन हर चीज को सिंगल डिजिट में लाना है, तो 23 का क्या बन गया आपका 5 बन गया। तो आप देखेंगे कि 5 आपका बैक बेंचर नंबर भी है, और 5 आपको करियर में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ये बंदा अपनी वाणी से बहुत कुछ लाइफ में करके जाएगा, बैंकिंग में अच्छा होगा, मैथ्स में अच्छा होगा, एक अच्छा मैथमेटिशियन भी होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आपको अपने बैक बेंचर अब तक समझ आ गया होगा कैसे निकालने हैं। फिर से बताती हूँ, ईयर ऑफ बर्थ में जो लास्ट का जो आपका ईयर है, 19 तो आपकी सेंचुरी हो गई, जो आपका ईयर है, जैसे आप सपोज आप 85 है तो आपका 85 का टोटल क्या हुआ 13, 13 से बन गया 4। और यहीं पर अगर जैसे आपका अगर सपोज 23 है, 1923 है तो 23 से 5 बन गया, 1922 है तो 22 से 4 बन गया। 19 मत देखिए, आप 19 को साइड रखो। बैक बेंचर नंबर सिर्फ 2 डिजिट का होता है, लास्ट के 2 डिजिट का। तो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने अपने बैक बेंचर्स निकाल लिए होंगे, और बैक बेंचर का आपके प्रोफेशन से बहुत बड़ा लिंक होता है। जैसे कुंडली के 10वें भाव से हम करियर देखते हैं, या D10 से हम करियर को देखते हैं, तो आपका यहाँ दशमांश से हम करियर को देखते हैं, यहाँ पर बैक बेंचर से हम अपने करियर को देख सकते हैं। वान्या जी, एक और सवाल जो है बहुत सारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि जब वो अपना घर खरीदने जाते हैं, बहुत सारे लोग घर खरीदने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि जो वो घर हो उनके लिए बहुत लकी हो, तो वो अपने मूलांक के नंबर का घर खरीदें या भाग्यांक के नंबर का घर खरीदें, या आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे किस नंबर का घर लेना चाहिए? अभी हमने हाल ही में देखा कि बहुत सारे लोग अपने घर के ऊपर अपना लकी नंबर भी लिखवा देते हैं, मूलांक लिखवा देते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रवीण जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी नंबर मेरे सामने लिखा होता है, मेरी आंखों के सामने होता है, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में जाता है। जैसे अगर मुझे किसी इंसान की लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करवाना है, तो वो एफर्मेशन में दीवार पे लिखवा दूंगी, उसको बोलूंगी स्लिप ले और दीवार पर लिख दे। इसी तरह मैंने वो अंक लिखवा दिया, तो क्या होता है ये हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन की वाइब्रेशन में जाता है, जाने अनजाने में मेरी आंखों के सामने वो नंबर है, तो बार बार मैं उसको देख ही रही हूँ,
तो उसकी वाइब्रेशन जाती है। सेम जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप जब उसी मोबाइल नंबर आपके ऑरा में है वो मोबाइल नंबर, तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा से वर्क होता है। ये कोई मैजिक सिंबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऑरा, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का खेल है कि वो मोबाइल नंबर का जो टोटल है कहीं ना कहीं वो मेरे ऑरा के अंदर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था घर लेने का, मूलांक और भाग्यांक, यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगी कि पहले तो यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स को आप अवॉइड करो जो 4, 7, 8 होते हैं। अगर आपका मूलांक इसमें से आ रहा है तो इसको अवॉइड करके भाग्यांक ले लो। भाग्यांक आ रहा है तो कुआं नंबर पे चले जाओ, विच इज लकी नंबर। और जब भी आप घर लेने जाते हो तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप उनके नंबर्स पर घर लो। आप देखोगे आपको लाइफ में बहुत कुछ सुख मिलेगा और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। मैं यहाँ एंसेस्टर्स की बात नहीं करी, मैंने कहा घर का जो भी बड़ा बुजुर्ग है, आप उनके अंकों पर अगर आप घर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन आपको यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स को अवॉइड करना है, जो कि है 4, 7, 8। यूनिवर्सली बेनिफिक नंबर्स आप ले सकते हो 1, 3, 5 एंड 6। यूनिवर्सली न्यूट्रल नंबर्स होते हैं 2 और 9। जी जी, तो आप बेनिफिक नंबर को ले सकते हैं। वान्या जी, जैसे बहुत सारे लोग जब घर लेने जाते हैं तो एक तो नंबर हो गया, मान लीजिए किसी के घर का नंबर है 12 है तो 1 और 2 जोड़ा 3 हो गया, और उसके सामने कई बार टावर का नंबर होता है कि मान लीजिए किसी के ग्राउंड फ्लोर है तो G, किसी के टावर का नंबर T, P, किसी से भी शुरू होता है। तो क्या सिर्फ वो नंबर ले लें, जैसे 12 नंबर है वो ले लें, या वो जो टावर के नंबर है अल्फाबेट होते हैं उसको भी जोड़ के ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बोला है, वो ऐड होता है और उसका रिजल्ट क्यूमुलेटिव ही आता है, सिंगल नहीं आता। अगर कोई A33 ले रहा है और वो खुश हो रहा है कि वो 33 पे है, वो नहीं है। जी 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 जी। A यहाँ पर 1 है पाइथागोरियन टेबल से, तो A 1 + 33 हो गया, तो 1 + 3 + 3 वो 7 पर आ गया नंबर पूरा, वो 6 पर नहीं आया। आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो 6 पर नहीं है, वो 7 पर आया है नंबर। और अगर आपको लगता है कि आपको सेपरेट करना है तो आप उनको कभी भी साथ में नहीं लिखेंगे, आप उसमें स्लैश लगवाइए, आप अपनी नेम प्लेट पर भी एक डैश लगवाइए, या उनको गैप में लिखिए, बीच में हाइफन लगवाइए, या स्लैश लगवाओ या हाइफन लगवाओ। और जब भी आप एड्रेस दे रहे हो, किसी को कहीं लिख रहे हो, तो वो साथ में आप नहीं लिखोगे। अगर आपको उस बाय चांस, देखो प्रवीण जी, हर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए मान लीजिए किसी के हाउस का नंबर है G23, तो अगर उसने जो है जी हटा दिया, हटाना नहीं है, लेकिन डैश या स्लैश लगा दो, अच्छा, गैप पे लिख दो, हटाना नहीं है। पता लगा कि अगर किसी ने लेटर भेजा, कुरियर किया, तो पहुंचेगा ही नहीं। नहीं तो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल लॉजिकल है ये, तो वो कुरियर नहीं पहुंचेगा। हम हटाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि उस नंबर की अगर आपको वाइब्रेशन लेनी है तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, बीच में हाइफन या डैश डाल के या कॉमा डाल के आपको उसको सेपरेटर लगाना पड़ेगा। तो सेपरेटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो आप हर रोज घर नहीं बदल सकते, बट इसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं। तो सेपरेटर एक रेमेडी है। लेकिन आप अगर A22 है तो वो 5 पर आ रहा है, ना कि 4 पर आ रहा है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अल्फाबेट्स पूरी एनर्जी आती है अल्फाबेट्स की, और वो टोटल वैसे ही आता है। ABC की अपनी वैल्यू है, पाइथागोरियन के अपने टेबल हैं, कैल्डियन के अपने टेबल्स हैं, कबाला की अपनी कुछ साइंसेस फॉर्मूलाज हैं, तो सबके फॉर्मूला अलग अलग है। आपके हिसाब से मैम, जो ये हालांकि दर्शकों को लगेगा क्या सवाल पूछ लिया, तो ये जो है जैसे पाइथागोरियन है, कबाला है, तो इनमें से कौन सा आपके हिसाब से बेस्ट है? जैसे अगर हमारे दर्शक यूज करना चाहें तो कौन सा अल्फाबेट के लिए नंबर यूज करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आप चेंज कर रहे हो, आप नेम चेंज कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो पाइथा और कैल्डियन दोनों को साथ में रख के करो। ऐसा ना हो कि आपने कैल्डियन पे कैलकुलेशन पे ले आए, पता चला पाइथा में आपकी कैलकुलेशन मेलेफिक नंबर पे जा रही है, तो वो आप मत करो। आपके दोनों को सिंक होना चाहिए। लेकिन जहां आप करियर की बात करते हो, वहां पर डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका भाग्यांक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहां पर मूलांक कितना रोल नहीं प्ले करता। न्यूमरोलॉजी से बेस्ट कोई साइंस नहीं है प्रोफेशंस बताने के लिए, बहुत एक्यूरेसी आती है। बैक बेंचर नंबर्स की भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है, आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना। आपने पेन पेपर ऑलरेडी ले रखे हैं, अपने नंबर्स आप ऑलरेडी हमारे साथ साथ पॉडकास्ट से निकाल रहे हो, तो प्रोफेशंस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। और कुंडली में भी डेफिनेटली, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कुंडली तो पेरेंट है, न्यूमरोलॉजी चाइल्ड है,
लेकिन कुंडली में तो डेफिनेटली आप D10 और 10th हाउस देखोगे, लेकिन आप बैक बेंचर से भी चेक कर लेना। और डेस्टिनी नंबर चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, करियर के लिए डेस्टिनी नंबर कभी बुरा नहीं होता। मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ, आपके करियर के लिए डेस्टिनी नंबर कभी अच्छा बुरा नहीं होता, वो वैसे ही रिजल्ट देता है, चाहे वो मैलेफिक हो, चाहे वो बेनिफिक हो, चाहे वो 4, 7, 8 हो, कुछ भी हो, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। आपका डेस्टिनी करियर उन्हीं नंबर्स पर ही जाता है, और आप जीवन में अगर वो करते हो तो आपको बहुत सफलता मिलती है। आप ट्राई करके देख लेना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप अपने प्रोफेशंस को कोशिश करो अपनी डेस्टिनी नंबर के प्रोफेशंस के साथ सिंक करो, इनलाइन करो। तो मैम एक बार डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। डेस्टिनी नंबर हिज भाग्यांक ओनली, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। फिर से एक बार बता देती हूँ, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ, प्रवीण जी कहेंगे वान्या जी हमेशा सेम डेट ऑफ बर्थ ले लेती है तो 11 नवंबर 2011, ठीक है। तो आपने 11 नवंबर का डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे इस डेट ऑफ बर्थ का? 11 का हो गया 2, नवंबर का भी हो गया 2, और 2011 का हो गया 4। तो 2 + 2 + 4 यानी कि 8। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर, वही आपका डेस्टिनी नंबर होता है। और बैक बेंचर, जैसे मैंने सिखाया, ईयर ऑफ बर्थ के लास्ट 2 डिजिट का टोटल का सिंगल, ये आपका बैक बेंचर नंबर है। आप सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स के बेसिस पर अपना प्रोफेशन चूज कर सकते। तो जैसे मैम अभी इनका निकल के आ रहा है, वान्या जी आपने बताया, तो 8 नंबर शनि का नंबर हो गया। हाँ। और बैक बेंचर नंबर 2 निकल के आ गया। तो इसके हिसाब से आप क्या प्रोफेशन होना चाहिए इनका, मान लीजिए इसके किसी हिसाब से प्रवीण जी, जैसे ये बंदा जो है क्रिएटिविटी में जा सकता है, कुछ मैराइन इंजीनियरिंग में जा सकता है, कुछ वाटर रिलेटेड कर सकता है, कुछ मिल्क का बिजनेस कर सकता है, कुछ, अब मैं शनि के अगर प्रोफेशंस की बात करूं तो जमीन से जुड़े हुए प्रोफेशंस ले सकता है, जुडिशरी में जा सकता है, लॉ में जा सकता है, कोल में जा सकता है, माइनिंग में जा सकता है, इस तरह की इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग के काम जो है वो कर सकता है, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जो 2 नंबर आ रहा है वहां से वो नर्सिंग में जा सकता है, कोई मदरली केयर, कोई डे केयर में जो है वो डे केयर अपना चला सकता है, क्योंकि उसके अंदर 2 नंबर है। सुंदरता है, वो मीडिया को भी ज्वाइन कर सकता है, वो अपनी वाणी के भी कुछ प्रोफेशन, हालांकि वाणी को बुध से हम ज्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी 2 नंबर की वाणी बहुत अच्छी होती है, तो वो अपनी वाणी से भी कुछ जो है चीजें कर सकता है, कुछ जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह के बिजनेस भी जो है वो भी वो कर सकता है। तो 2 और 8 के मिक्स प्रोफेशंस यहाँ पर आएंगे। जी जी जी। तो वान्या जी, अगला सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में अक्सर उठता है, दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को भी देख करके फिर चीज़ें तय करना चाहिए। आप बता रही थी कि जैसे 10th हाउस देखना चाहिए अगर किसी का प्रोफेशन देख रहे हैं, तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम लोग महादशा और अंतरदशा भी देखते हैं। हाँ, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसा होता है, महादशा और अंतरदशा? यस, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है प्रवीण जी। तो न्यूमरोलॉजी में भी पिनाकल और चैलेंज नंबर्स होते हैं जो हमारी महादशा और अंतरदशा को दर्शाते हैं। न्यूमरोलॉजी में PCMI ग्रिड भी होती है जो बताती है कि इंसान कितने % अपनी लाइफ में फिजिकल वर्क करता है, कितने % इमोशनल वर्क करता है, कितने % मेंटल वर्क करता है। ये 4 ग्रिड्स में जो है PCMI ग्रिड जो है डिवाइड होती है। लेकिन अभी हम महादशा अंतरदशा पर बात करते हैं। तो महादशा जो होती है, महादशा और अंतरदशा, इसको हम पिनाकल और चैलेंज नंबर से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा टफ है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा, कैलकुलेशन साथ साथ हमारी स्क्रीन पर चलेगी। तो जैसे एक इंसान की लाइफ में जो पहला 4 पिनाकल आते हैं उसकी जिंदगी में, जैसे बहुत सारी 9 महादशाएं, अंतरदशाएं, ये जो रोटेट होती रहती हैं इंसान की लाइफ में, जितना उसका लाइफ साइकिल है, पिनाकल सिर्फ 4 ही आते हैं। जो पहला पिनाकल होता है 1 to 30 ईयर्स में आता है। जो दूसरा पिनाकल जो होता है ये आपका जो है 30 से 39, सेकेंड पिनाकल आपका 30 से 39, फोर्थ पिनाकल 39 to 48, लास्ट पिनाकल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितनी जिंदगी हमारी बची है वो फोर्थ पिनाकल पे चलती है। फिर से रिपीट करती हूँ, पहला पिनाकल 1 से 30 ईयर्स की जब हमारी एज होती है उसमें फर्स्ट पिनाकल एप्लीकेबल है। ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आगे मैं आपको पिनाकल की कैलकुलेशन बताऊंगी। दूसरा पिनाकल 30 से 39, तीसरा पिनाकल 39 से 48 और चौथा पिनाकल रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कई जगह पिनाकल के फॉर्मूलाज अलग अलग भी हैं, कई जगह डिफरेंट भी हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पहला कैलकुलेशन है, पहला पिनाकल, वो होता है आपके डे और मंथ का टोटल। ठीक है, आपके डे और मंथ का टोटल। सपोज मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है जिसमें डे जो है वो 31 है, जो मंथ है वो 12th है, तो क्या हो गया,
31st को ऐड करा 4 आया, मंथ का टोटल करा 3 आया, तो कितना आ गया 4 + 3 7 आ गया। तो फर्स्ट पिनाकल जो इन द सेंस कि मेरे जिंदगी के 0 to 30 ईयर्स में जो रूलिंग नंबर था वो 7 नंबर था। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए दोबारा बताना चाहती हूँ। पहला पिनाकल कैसे निकालते हैं, डे और मंथ को टोटल करके। आपका जो भी डे है यानी कि आपकी जो भी डेट है और मंथ है इनको आप टोटल कर लीजिए। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था 31 और 12, तो 31 को ऐड करा 4 आ गया, 12 को ऐड करा 3 आ गया, 4 + 3 आ गया 7। यहीं अगर मैं एक और ले लेती हूँ, सपोज 21 हमने डेट ले ली, मंथ हमने 3 ही रखा, तो कितना आ गया 21 का टोटल आया 3, मंथ ऑलरेडी 12 पे है तो 3 + 3 6, यानी कि इस व्यक्ति की लाइफ में 6 नंबर रूलिंग है 1 से 30 साल के बीच में। 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए, बहुत सिंपल है, अपनी डेट और मंथ का टोटल, दैट्स इट। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, आप मुझे फॉलो कर पा रहे होगे। प्रवीण जी, आई थिंक ये कैलकुलेशन तो इजीली निकाल सकते हैं। हमारे दर्शक बहुत इंटेलिजेंट है, वो जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। वान्या जी, एक और सवाल जो अक्सर दर्शकों के मन में आता है वो है कि कलर को लेकर के, कि जैसे लोग अपने घर में किस कलर का जो है फर्श रखें, किस कलर की वॉल रखें, और जैसे बाहर नेम प्लेट लगाने जा रहे हैं तो वो किस कलर की रखें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? जैसे घर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम अपने लकी नंबर के हिसाब से वॉल का कलर कर लेते हैं, लकी नंबर के हिसाब से नेम प्लेट का कलर कर लेते हैं, तो कौन सा कलर रखना चाहिए लोगों को? प्रवीण जी, इसमें हम एक बार पिनाकल की 3 साइकिल के फॉर्मूला और हैं, तो हम एक बार पिनाकल खत्म कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक जो है शायद हमारे पहला पिनाकल कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अगला कैसे निकालेंगे। फिर मैं आपके इस कलर्स वाले उत्तर का आंसर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बहुत प्यारा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो सेकंड पिनाकल जो है वो आपका डे प्लस ईयर में आता है, तो यहाँ पर डेट प्लस ईयर है सेकंड पिनाकल। तो हमने जो डेट ऑफ बर्थ लिया था उसमें जो डेट थी हमारी वो 31 थी, तो 4 था, और लेट से हमने ईयर ले लिया 1985, तो 1985 का जो हमारा टोटल आ रहा है वो भी 23 से 5 पर आ रहा है। तो मेरा जो पिनाकल हो गया सेकंड वो 4 + 5 हो गया, डेट और ईयर। एक और केस ले लेते हैं, 11 नवंबर 2011 लिया था, तो यहाँ पर डेट और ईयर लेना है। तो डेट कितनी आ गई, 11 को हो गया 2, और ईयर क्या हो गया 2011, तो 2011 हो गया 4, तो 2 + 4 कितना हो गया 6। सेकंड पिनाकल होता है आपकी डेट और ईयर का टोटल, मंथ नहीं डेट और ईयर का टोटल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरी डेट थी 31st, ईयर था 1985, तो 31st को ऐड करा 4 पर आया, 1985 को ऐड करा 5 पर आया, तो 4 + 5 हो गया 9। थर्ड पिनाकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें हम फर्स्ट पिनाकल और सेकंड पिनाकल को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट पिनाकल निकला था 7, सेकंड पिनाकल निकला था 9, तो 7 + 9 को जब मैं ऐड करती हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं 7 पर ही आता है। तो ये आ गया 7 + 9 7। तो बड़ा सिंपल है, थर्ड पिनाकल इज फर्स्ट पिनाकल प्लस सेकंड पिनाकल। लास्ट निकालेंगे फोर्थ पिनाकल जो हमारा मंथ और ईयर को कैलकुलेट करके आता है। अब हमने यहाँ मंथ था हमारा 12th मंथ यानी कि दिसंबर, 12 का टोटल आता है 3, ईयर हमारा 1985 था जो कि आया था 5 पर, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारा पहला पिनाकल निकला 7, दूसरा निकला 9, तीसरा निकला 7, चौथा निकला 8। इस व्यक्ति की लाइफ में 1 to 30 ईयर्स में नंबर 7 रूल कर रहा था, यानी कि उस महादशा में वो था। सेकंड पिनाकल में 9 नंबर रूल कर रहा था, 9 जो जब ये व्यक्ति 30 से 39 ईयर्स का था। थर्ड पिनाकल में 7 रूल कर रहा था जब ये इंसान जो है 39 ईयर्स से 48 ईयर्स का था, और उसकी लास्ट की रेस्ट ऑफ द लाइफ में पिनाकल 4 जो है वो डोमिनेटिंग था। फोर्थ पिनाकल निकला था मेरा 8 नंबर। तो इस तरह से आप अपनी पूरी जिंदगी के पिनाकल ईयर्स निकाल सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कौन सा आपका टाइम जो है स्ट्रगलिंग है और कौन सा आपके फेवर में है। अगले क्वेश्चन पे मैं आती हूँ प्रवीण जी, जो उन्होंने मेरे से पूछा कि कलर्स कैसे ले सकते हैं, फ्लोरिंग कलर्स ओवरऑल। देखिए, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो जितने लाइट कलर्स होंगे आपके उतना आपके लिए अच्छा है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। जो लाइट कलर्स होते हैं वो आपकी लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। कहीं ना कहीं आपको कमरे जो हैं बड़े बड़े दिखते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन जो है बहुत ज्यादा दिखता है, और लाइट कलर्स में कोई भी वास्तु डिफेक्ट नहीं होता है। तो लाइट कलर्स हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा
फेवरेबल होते हैं। तो जितने आप कलर्स को लाइट रखेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए फेवरेबल होगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स बिल्कुल मत कराइए। काले, नीले, इस तरह के रंगों से अपने घर में आप जितना बचेंगे, क्रीम, लाइट ब्राउन, बहुत लाइट कॉफ़ी, बहुत लाइट, जैसे आपकी लैटे कॉफ़ी आती है, जो लैटे का कलर होता है, जो लाते बोलते हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन में, लाइट बिल्कुल मिल्की वाइट सा कलर होता है, आप वो कलर भी ले सकते हैं। तो लाइट कलर का प्रयोग हमें घर पे करना चाहिए। और वान्या जी, जैसे मान लीजिए किसी का जो है लकी नंबर 8 है, वो शनि का नंबर है, उसका वो कहते हैं जी हमारा जो लकी कलर वो ब्लू हो गया, तो क्या वो लोग भी लाइट कलर इस्तेमाल करेंगे? तो मैं स्टिल ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मेलेफिक नंबर्स हम नहीं सजेस्ट करते अपने घरों पर कराना। 4, 7, 8 के नंबर्स आप अवॉइड करें। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप उसे सिर्फ नॉर्थ वॉल पर ले सकते हैं। साउथ को, जैसे आप फायर एलिमेंट है तो थोड़ा ऑरेंज ले लो, आपका साउथ ईस्ट वीनस का है तो वहां पर आप क्रीम शेड ले लो, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक आध वॉल ले सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ वॉल जो होती है अपॉर्चुनिटीज की भी हमारी जिंदगी में होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में हमें ला के देती है, तो वहां पर आप लाइट ब्लू नॉर्थ वॉल पर ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपके एंगल्स हैं, दैट इतने डिग्री से इतने डिग्री की नॉर्थ वॉल पर आप ले सकते हैं। जैसे सपोज आपको अगर फेम चाहिए तो आप 180 डिग्री साउथ वॉल पर, वहां पर आप एक सपोज लाल घोड़े लगा दो, कुछ रेड ऑब्जेक्ट रख दो। तो इसमें डिग्रीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कभी हम लोग आप डीप में जब हम आपसे वास्तु में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कितने डिग्री से कितने डिग्री पर आप क्या कलर कर सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। और इसको एक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कि जहां पर हमें ये चेक करना होता है कि किसी भी फायर एलिमेंट के अंदर वाटर एलिमेंट ना आ जाए। क्योंकि अगर अग्नि है, अग्नि में पानी आ गया तो अग्नि बुझ जाएगी, यानी कि आपकी फेम खत्म हो जाएगी। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन में भी ओवरलैपिंग नहीं चाहिए। ये बहुत विषय ध्यान से आपको ये सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जहां पर आपको कलर्स का चुनाव बहुत सोच समझ के, उसके एलिमेंट्स और डायरेक्शंस के और डिग्रीज के हिसाब से करना होता है। वान्या जी, एक और चीज़ है कि जैसे लोग अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, डबल ए लगाते हैं, डबल एल लगाते हैं, और आपके हिसाब से जैसे नेम प्लेट की पहले बात कर लेते हैं, कलर की बात चल रही है, तो नेम प्लेट में कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए? अल्फ़ाबेट किस कलर से लिखें, उसका बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए? मुझे लगता है कि ब्लैक और गोल्डन कलर बहुत ही एलीट जेंट्री को अट्रैक्ट करता है। अगर आप रेड को लेते हैं तो रेड ह्यूज मासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सपोज आप एक बिजनेस में हैं, आप रेड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप मासेस को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत भीड़ आती है आपके पास। लेकिन कई लोग होते हैं कि उनका प्रोफेशन ही ऐसा होता है, वो सिर्फ एलीट जेंट्री को टारगेट करते हैं, तो वहाँ पर आप ब्लैक और गोल्डन कलर का बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। गोल्डन भी एक बहुत एलीट कलर में माना जाता है। आप ब्लू कलर मत रखिए वहाँ पर। इवन आपके जो बिजनेस कार्ड्स हैं उसमें भी आप बेस में कभी भी ब्लू मत दीजिए। आप अपना लोगो बहुत अच्छा रखिए, जो आपके लोगो में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप किस तरह से अपना नेम का लास्ट अल्फ़ाबेट कितना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपकी लाइफ कितनी प्रोग्रेशन में, आपके ब्रांड का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो बहुत मैटर करता है, आपके ब्रांड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बहुत मैटर करता है। मनी बैग्स बहुत मैटर करते हैं। मनी बैग्स होता है वॉवल्स जो AEIOU होते हैं, जो उसके ऊपर की बिंदी होती है, उसको पूरा जो आप पूरा सर्कल बना के लिखिए, खाली डॉट मत लगाइए, इनको मनी बैग्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं जो आप जो है कर सकते हैं जब भी आप अपने ब्रांड के लिए आप अपना कुछ लोगो डिजाइन कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कार्ड डिजाइन करने हैं। आपकी अलाइनमेंट भी मैटर करती है कि आपके लेफ्ट मार्जिन और आपके राइट मार्जिन में कितना स्पेस है। कुछ लोग इतना सा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखते हैं पीछे की तरफ, और कुछ लोग बिल्कुल ही एग्जैक्ट मार्जिन पे लिखते हैं। तो आपके चाहे बिजनेस कार्ड्स हैं, चाहे बोर्ड्स हैं, आप शुरू में कितना स्पेस छोड़ रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। आपकी नेम प्लेट्स में भी यही चीज़ है। तो नेम प्लेट भी अगर बनवा रहे हैं तो बड़े ध्यान से बनवाना चाहिए, वान्या जी का सजेशन है। वान्या जी, एक और बात है कि जैसे लोग जब नेम करेक्शन कराते हैं तो वो कई दर्शक हमारे पूछते हैं ये सवाल, तो जैसे डबल ए लगा दिया, तो आपके हिसाब से नेम के बीच में अल्फ़ाबेट बढ़ाने चाहिए या किसी अल्फ़ाबेट को अलग से लिखना चाहिए? जैसे किसी का नाम है अमित कुमार, तो वो उसने अमित में ए बढ़ा लिया, या अमित ए कुमार लिख ले, अगर उसे ए ही बढ़ाना है, तो कौन सा जो है तरीका ठीक रहता है? मुझे लगता है कि नेम जब हम चेंज करते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशंस मैटर करती हैं। यहाँ पर जब हमने बहुत सारे रिसर्चेस देखे जहाँ लोगों ने जब डबल ए लगाया या डबल बी लगाया या डबल आर लगाया, तो बहुत सारी बीमारियां आ गई उनकी लाइफ में।
इवन हमने बहुत सारे रिसर्चेस में देखा कि उनको कैंसर हो गया या इस तरह के ट्यूमर्स हो गए। तो आपको ये जरूर हमेशा देखना है कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसा है। इवन आप अगर कृष्णमूर्ति पद्धति से भी देख रहे हैं, आपके सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स कैसे हैं, आपके नेम की जो एज है उस टाइम पर जो आपको चाहिए, आप किस लिए नेम चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये आपके कार्मिक पैटर्न्स में इंटरफेयर कर रहा है। अगर जरूरत नहीं है तो पहले तो आप अपना नेम मत चेंज कराओ। मैं एस्ट्रो तक के माध्यम से आप सबको बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि इसको सिर्फ फैशन के लिए चेंज मत कराओ। अगर वास्तविक में अगर आपको इसकी जरूरत है आप तो ही कराओ, नहीं तो मत कराओ। अपने कार्मिक पैटर्न्स में इंटरफेयर मत कराओ। जिस नेम ने आज तक आपको इतने साल इतना कुछ दिया है, ऑल ऑफ ए सडन आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो कुछ तो लाइफ में उथल पुथल होगा। कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें जाएंगी। सेकेंड पॉइंट, जब आप डबलिंग करते हो तो मेक श्योर कि जिस प्लैनेट की आप डबलिंग कर रहे हो उस प्लैनेट को आप देख तो लो कि आपकी कुंडली में कैसा है। आपने खुद से ऐड कर दिया और उसके बाद आप देखिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और कई बार नेम की शैडो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कई बार हमें सरनेम्स को भी आगे लाना पड़ता है जहां पर आपकी फैमिली सपोर्ट, जहां जिन इंसान को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रही होती, सपोज किसी को मैरिज करनी है, करियर है, जहां फैमिली बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, आप सरनेम को आगे ले लीजिए। आपका मूलांक से आपका फर्स्ट अल्फाबेट बहुत मैटर करता है। आपके नेम में आपका फर्स्ट अल्फाबेट बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि वो बहुत कुछ डिफाइन करता है। आपका मूलांक भाग्यांक से भी आपकी नेम कैलकुलेशन होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे अच्छा है, सपोज आपके कोई किसी की शादी नहीं हो रही है, कृष्णमूर्ति पद्धति से अगर मैं देखती हूँ तो 2, 7, 11 का कोऑर्डिनेट जो है वो मुझे एक्टिवेट करना है उसके अंदर मैरिज के लिए, या 2, 5, 7, 11 जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए होता है, और 2, 7, 11 जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है एक मैरिड लाइफ के लिए। तो मुझे ये भी तो देखना है कि इंसान को चाहिए क्या, वो नेम क्यों चेंज कर रहा है। उसको शादी करनी है, उसका बेबी नहीं हो रहा है, उसलिए हमें उसको नेम चेंज कराना है। तो वहां पर हम 2, 5, 11 मतलब उसका 5th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उसके 5th हाउस का स्वामी भी तो हम देखेंगे कि हम क्या एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर उसका 5th हाउस का स्वामी बुध है और लेट से बुध अच्छा बैठा है तो हो सकता है मैं उसके नेम को 5 पर दे दूं। तो खाली एक नहीं 1000 कॉम्बिनेशंस होते हैं। जितना मैं यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आपको केसेस बताने की कोशिश करी हूँ कि कैसे कैसे हम नेम चेंज करते हैं। कई बार एक नेम को चेंज करने में 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। इतना ईजी ये नहीं है और बहुत ध्यान से मुझे लगता है इसकी चेंजिंग जो है हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। और हर नेम की एक एज होती है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे किसी का बेबी हो गया, अब उसका नेक्स्ट गोल है उसको लाइफ में फेम चाहिए, हो सकता है हमें फिर से उसका नेम चेंज करना पड़े। अब फेम के कोऑर्डिनेट्स, आपके स्टेटस के कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए आपका 10th हाउस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका 11th हाउस बहुत ज्यादा जरूरी है, इच्छा पूर्ति के जो आपके घर है। तो बहुत चीजें हैं, आपको कुछ नक्षत्रास की भी एक्टिवेशन करानी पड़ती है। खाली से इट इज नॉट दैट सिंपल एंड ईजी। बस मैं आपको इन शॉर्ट यही बताऊंगी। तो जब नाम आप बदलने जा रहे हैं तो बड़े ध्यान से जो है नेम चेंज करें, और डबल ए लगा रहे हैं या डबल एन लगा रहे हैं, कोई भी वर्ड चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे वान्या जी कह रहे हैं कि आपका एम क्या है। ज़्यादातर वान्या जी लोग जो है अपने प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए, अपने करियर में अच्छी ग्रोथ के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नेम चेंज करते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उन्हें बीच में अल्फ़ाबेट ऐड कर लेना चाहिए या अलग से उसको लिखना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। डिपेंड करता है कि उसका टोटल पाइथा पे कहाँ जा रहा है, उसमें कितने वॉवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स का टोटल कहाँ जा रहा है, वॉवल का शैडो क्या दे रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या दे रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं मिडिल नेम भी ले लूँ, बट मैं आपको इतना आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जो है आपके कॉलिंग नेम की आती है, जिस नेम से आपको सबसे ज्यादा कॉल किया जाता है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पे लिखा हो। और नेम ऐसे एक्टिवेट नहीं हो जाता, उसको आपको बहुत महीनों तक लिखना पड़ता है, डेली लिखना है, कंटिन्यूअस एक पैटर्न होता है, उसकी एक पर्टिकुलर काउंट होता है, उसको कम से कम आप मिनिमम 3 मंथ्स तक आप इसको लिखते हैं, तब जाके वो आपके ऑरा के अंदर वो नेम आता है। तो वो अगर जरूरत पड़ती है तो हम मिडिल नेम का भी एक अल्फाबेट जो है बीच में ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इंसान का गोल क्या है। वो हो सकता है किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में स्टक है तो उसको उससे निकालना है। तो पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नेम कर रहे हो तो क्यों चेंज कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको फैशन नहीं फॉलो करना कि आपको किस लिए चेंज करना है। प्लीज आप इस चीज में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्यों चेंज करना है। जी जी जी, तो आप नेम चेंज बड़े सावधानी से करें। वान्या जी, एक सवाल और अक्सर हमारे दर्शक पूछते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को
मिला करके फैसले करने चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए तो अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो इसलिए वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि भाई हमें तो अपने जन्म का समय नहीं पता है, किसी कारण बस वो मिस हो गया। तो न्यूरोलॉजी उनकी क्या हेल्प कर सकती है? क्या वो न्यूरोलॉजी के बेस पर अपने डिसीजन ले सकते हैं? वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आप प्रश्न कुंडली भी लगाइए और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को भी आप ध्यान में रखिए। खाली न्यूमरोलॉजी पूरा ये डिसाइड नहीं कर सकती। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कृष्णमूर्ति पद्धति भी लगाइए और प्रश्न कुंडली, यानी कि जिस समय पर उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, आप सबसे पहले उस समय की कुंडली जो है वो खोलिए, उसको एनालाइज कीजिए, बीटीआर कीजिए। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है बीटीआर प्लस न्यूमरोलॉजी से देखिए, और उस इंसान को आप उससे जब डिस्कस करेंगे तो आपको खुद उसकी चीज़ें जो है पता लगेंगी। उसके अकॉर्डिंग जो है आप बीटीआर जो है आप करिए। गोचर में उस टाइम पर स्थिति देखिए प्लैनेट्स की, कितने बजे क्वेश्चन पूछा है, कौन से 1 घंटे में अगर मैं 4 क्वार्टर लेती हूँ 15-15 मिनट के, तो इसमें से किस क्वार्टर में वो क्वेश्चन मेरे पास आया है, कितना वो नियर टू कंप्लीशन है, वो 12 के कितने करीब है, उस समय आसपास की घटनाएं क्या है। हो सकता है जिस समय बंदे ने क्वेश्चन पूछा उसी समय मंदिर की घंटियां मुझे सुनाई दे गई, इसका मतलब यूनिवर्सल साइन ऑफ भी होता है। तो यहाँ पर एक फैक्टर नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी, मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे आप साथ में ज्योतिष भी लगाइए, बीटीआर भी लगाइए, आसपास की घटनाएं, प्रश्न कुंडली जो है, प्रश्न कुंडली भी बहुत सटीक बैठती है, कई बार आप वो भी लगाइए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्यूमुलेटिव रिजल्ट देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी मान लीजिए बर्थ टाइम नहीं है तो प्रश्न कुंडली का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जैसे वानिया जी कह रहे हैं कि प्रश्न जिस समय पूछा गया है उस टाइम को लेकर के कुंडली बनाते हैं। जैसे और फिर इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं प्रवीण जी देती हूँ। आपने मेरे से कुछ पूछा, अब उस टाइम पर लेट से अभी टाइम क्या हुआ है हम अभी देखते हैं। जैसे इस टाइम पर आई थिंक कुछ 6 क्या टाइम है? हाँ 6:47 है। तो प्रवीण जी ने पूछा मेरे से, वैसे प्रवीण जी तो खुद ही ज्योतिष के ज्ञानी है, हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा वानिया मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। तो अब कितने 6:47 है, 13 मिनट बच गए, तो मैं उन्हें बोलूंगी थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि नियर टू कंप्लीशन पूछा है उन्होंने। तो उस टाइम पर क्या टाइम हुआ है, इवेंट क्या है, उस टाइम पर आसपास की घटनाएं क्या है। अब लेट से क्लाइंट ने हमसे कुछ पूछा, उस टाइम पर तूफान आ गया और उस टाइम पर सिर्फ आप लगा लो 2:15 बजे हैं, तो हमें क्लाइंट पर्सन को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका काम होगा, बट थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब प्रवीण जी को हो सकता है मैं बोल दूं कि आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। जी, तो जी, जी। इवेंट्स बहुत मैटर करते हैं उस टाइम के। और वानिया जी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि उन्हें आगे चल के कोई महत्वपूर्ण काम करना है किसी महीने में, जैसे कि मुझे आगे आने वाले महीने में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने, तो वो डेट्स पूछते हैं कि कौन सी डेट उनके लिए अच्छी रहेगी। तो वो कैसे हमारे दर्शक कैसे खुद निकाल लें अपनी लकी डेट्स, उन डेट्स पे अगर वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 3 है और भाग्यांक लेट से 5 है, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम अपने काम जो है 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को करना। 3 AM पे करना, 3 PM पे करना। ध्यान से सुनना आप लोग मुझे, 3 AM 3 PM 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख, या फिर वीरवार को करना, या फिर उस डेट का टोटल जो है 3 पर आना चाहिए। जैसे डेट का टोटल कैसे निकालते हैं, जैसे प्रवीण जी आज 11 फरवरी 2025 है, तो 11 का टोटल देखिए, आज भी 11 है, फिर से 11 आ गया मेरी लाइफ में, तो 11 फरवरी, तो 11 का टोटल 2, फरवरी का टोटल 2, तो 2 + 2 4, 2025 का टोटल 9, तो 9 + 4 कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, 13, तो 4। तो इस व्यक्ति को मैं बोलूंगी कि इसकी डेट का टोटल कितना आया? 4 पर आया। तो 2 और 4, 2 इसका मूलांक हो गया, भाग्यांक 4 हो गया। तो आज की डेट का मूलांक जो है वो 2 पर आ गया और भाग्यांक जो है वो 4 पर आ गया। तो इस व्यक्ति से हम कहेंगे तुम अपने काम जो है 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को करो। तो आपके जो मूलांक है, भाग्यांक है, आप वही डेट्स लें। अब इस हमने जो केस स्टडी ली थी वो 3 और 5 पे ली थी, तो 5 का अगर हम देखते हैं तो 5, 14 और 23 डे हो गया वेंसडे, 5 AM और 5 PM। इस पर आप अपने सारे काम कर सकते हैं। आप अपने कुआं नंबर पे कर सकते हैं, कुआं नंबर आपका लक फैक्टर होता है। प्लस आप ये भी देखिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। पर्सनल ईयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल ईयर में कुछ नहीं करना होता, अपना ईयर ऑफ बर्थ को करंट ईयर से रिप्लेस कर दो।
2025 अब हमारा यूनिवर्सल ईयर भी कह सकते हो, करंट ईयर भी कह सकते हो। तो लेट से कोई डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1982, तो 31 दिसंबर प्लस 1982 को 2025 से जब मैंने रिप्लेस करा तो 31 का टोटल आया 4 पर, दिसंबर का टोटल आया 3 पर, तो 4 + 3 7 प्लस यूनिवर्सल ईयर है 9, तो 4 + 3 + 9 यानी कि 7 + 9, तो 7 7 14 15 16, तो 16 से 7, तो इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर हो गया 7। तो इस तरह से आप पर्सनल ईयर भी देखिए, क्योंकि पर्सनल ईयर के हिसाब से हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि कौन सा पर्सनल ईयर हमें जीवन में क्या देके जाता है। प्लस आपकी यूनिवर्सल एज, सपोज आप 22 ईयर्स में चल रहे हैं, तो जो आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है और जो आपकी रनिंग एज है, अगर आपका 22nd ईयर लाइफ का चल रहा है तो वो आपको 4 की घटनाएं और 2 की घटनाएं देगा। 23 पे चल रहा है तो 5 की घटनाएं भी देगा, और कहीं ना कहीं उसमें 2 और 3 का अंश भी जो है वो आएगा। तो न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है और न्यूमरोलॉजी बहुत डीप है। जी समझने की जरूरत है। जी, तो न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है, डीप है, और इस पर वान्या जी से हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत डीप है, वास्ट है, तो और भी न्यूमरोलॉजी के पहलू जानने का प्रयास करेंगे वान्या जी से। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आप खुद अपने जो है डेट्स निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर मान लीजिए किसी महीने की किसी डेट को आपको कोई काम करना है तो आप कैसे निकालें, वान्या जी ने ये भी बताया। और आप अपना लकी कलर कैसे रखें वो भी उन्होंने समझाया। ज़्यादातर लाइट कलर का इस्तेमाल आप अपने घर पर करें। कभी वास्तु पे चर्चा करेंगे तो उस पर बात करेंगे कि वास्तु कैसा होना चाहिए आपके घर का, वो एक अलग विषय है। आज न्यूमरोलॉजी के विषय पर हम वान्या जी से बात कर रहे हैं। तो वान्या जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल जो है अक्सर दर्शकों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम जो है अपने घर के बाहर अपना लकी नंबर लिखवा दें, या कुछ लोग कहते हैं जी अपने हाथ में लिख लो 27 32, कुछ भी ऐसे नंबर लिख लो, ग्रीन पेन से लिख लो। तो क्या आपके हिसाब से जैसे नंबर स्किन पे लिख लिया या कहीं लिख लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ऑरा में इम्पैक्ट तो आता है नंबर्स लिखने का, बट मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं कि ऐसी रिसर्चेज हुई है काफ़ी सारी, लेकिन फिर से हम यही चेक करेंगे कि वो प्लैनेट कुंडली में कैसा है। हमने व्यक्ति को लिखवा तो दिया, लेफ्ट साइड सबकॉन्शियस ब्रेन में वो जाएगा, लेकिन वो प्लैनेट कुंडली में कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो आप ऐसे ही कोई भी नंबर हाथों पे ना लिखें, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। हाँ, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा कुआं नंबर है, बेनिफिक नंबर है, कुंडली में अच्छा है, आप उसे कृष्णामूर्ति पद्धति से चेक कीजिए, केपी चार्ट में उसको बिल्कुल चेक कीजिए कि प्लैनेट कहाँ पर है, कौन से हाउस में क्या लोकेटेड है, कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, पूरा रिसर्च करके ही आप उस चीज़ को कीजिए। ऐसे ब्लाइंडली अपने हाथों पर नंबर्स मत लिखिए। जी, तो वान्या जी ने आंसर कर दिया कि कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो बड़े सोच समझ करके लें। इवन अगर आप नंबर लिखने जा रहे हैं तो बड़े सोच समझ करके लिखें। ऐसे ही नहीं कि आपने ग्रीन पेन से लिख लिया, ब्लू पेन से अपना लकी नंबर लिख लिया। अगर वो प्लैनेट ही अच्छा नहीं है कुंडली में तो वो प्रॉब्लम भी करेगा आपको। जी, तो कुंडली का भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी से, आज जो है निकल के आया आज के इस पॉडकास्ट से, इस ज्ञान मंथन से। तो ज्ञान मंथन में हम अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखते रहिए। आपने धैर्य से हमें सुना और ज़रूर आपका ज्ञान बढ़ा होगा, और इसी तरीके से हम लोग अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे ज्ञान मंथन के जरिए। वान्या जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी न्यूमरोलॉजी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी। मैं आशा करती हूँ आप सबने अपने नंबर्स निकाल लिए होंगे, और प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में, एस्ट्रो तक के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज हैं वो भी आप हमें लिख के भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका रिप्लाई करें। आप सभी के नंबर्स आपके जीवन में आपको बहुत सारी शुभता दें। जी, तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।